इस वर्ष के अंत तक जो हमारी विद्युत क्षमता की स्थिति है, अभी ओबरा सोनभद्र की, जवाहरपुर एटा की, पनकी कानपुर नगर, घाटमपुर कानपुर देहात, ये सभी यूनिट जब प्रारंभ होंगी तो हम लोग प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को 2016 की तुलना में दोगुना करने की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित करने वाला है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितना उत्पादन किया है, महत्वपूर्ण यह आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। आज प्रदेश के अंदर हर एक जिला मुख्यालय को 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारा ऊर्जा विभाग कर रहा है। तहसील मुख्यालयों को भी 20 से 22 घंटे करने का प्रयास कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति कर रही। कोई भेद नहीं, जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा वही हरदोई में मिलेगा और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही एटा में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एंड चूज नहीं है, सबको एक समान भाव के साथ बिजली वितरण हो रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास का भाव। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबकी, सम्मान सबका, लेकिन तुष्टीकरण नहीं, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इन्हीं मूल्यों के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में पहले बोल चुका था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI के द्वारा जो अपने ताजा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को कहा 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी और अप्रैल 22 में यह 2.9% रह गई है। ये उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हुआ है। ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दिया। मेट्रो का है, मेट्रो पिछली सरकार ने कुछ काम किए होंगे, 18 किलोमीटर का कुल काम हुआ था, आज 90 किलोमीटर मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी, 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उसमें से सही रूप में कहें तो 2 एयरपोर्ट सही रूप में क्रियाशील थे, लखनऊ राजधानी का और वाराणसी का। गोरखपुर में कभी कभी एक फ्लाइट आती थी और आगरा में कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जेवर में हम लोग एयरपोर्ट वहीं पे बना रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा वहां के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने सहयोग किया और वहां पे सभी किसानों के विश्वास को जो लेकर के, जहां पे पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई, गोली चली थी, आज वहां पर वहां के अन्नदाता किसानों ने विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और आज वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ भी हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के देश और दुनिया के बीच में एक उत्सुकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आखिर हमारी कोई जिम्मेदारी बनती थी। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूं, मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी। सरकार ने उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया। सरकार ने उसे एक अवसर दिया
और मेरे पास मुरादाबाद भदोई के हस्तशिल्पी आए थे, कारीगर आए थे। इन्होंने कहा कि हमें कोरोना कालखंड में कहा कि हमें एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को। हमने कहा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे, हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए के अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी की ताकत है, हमारे परंपरागत उद्यम की ताकत है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कम लागत में ज्यादा रोजगार, और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा ओडीओपी के माध्यम से हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध कराएगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवाएगी और फिर सब्सिडी देकर के उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। टूल किट उपलब्ध कराए गए, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से। ये चीजें दिखती हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे पास पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था, उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किया। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है वह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश की दिशा से मुझे आज आप सबसे यही कहना है, कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के अक्सर लोग बहुत बात करते हैं, और मुझे लगता है मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी, नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे, वो क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय
राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष, विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। देखिए, इतने रोचक बातें आई हैं, माननीय सदस्य ने हर एक ने कुछ ना कुछ नया कहा है, और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी, और हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी,
के साथ ही अपना दल है और अन्य जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी ने जिसने भी चर्चा में भाग लिया उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम सब मिलकर के समवेत स्वर में समवेत सदन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आई थी, तो समवेत स्वर से इसको राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके राजभवन में हम राज्यपाल महोदय के समक्ष भेजें कि उत्तर प्रदेश का ये सदन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है और सदन की ओर से हम महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। मैं इसका अनुरोध भी माननीय सदन से करूंगा। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, आपने इतनी शालीनता के साथ इस सदन को चलाया, बहुत अच्छे ढंग से सदन चल रहा है, अधिक से अधिक सदस्य बोल रहे हैं और 167 सदस्य किसी चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में बहुत एक नया वो है प्रयोग। यहां की प्रोसीडिंग, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां की जो प्रोसीडिंग राज्यपाल के चर्चा के साथ ही जो चर्चा अभी आगे हमारे बजट पे भाषण हो, बजट की चर्चा आगे बढ़ेगी, इसकी भी प्रोसीडिंग बनाकर के हिंदी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हुए हर विधानसभा को और संसद की लाइब्रेरी को भी भेजना चाहिए लोग, क्योंकि ये जो चीज आ रही है, मैंने पहले भी कहा था कि जो चर्चा हमारे माननीय सदस्य करते हैं, हो सकता है भाषा में कोई टूट फूट हो सकती हो, लेकिन उसके भाव में कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बहुत पवित्र भाव है, बहुत पवित्र भाव के साथ वो काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, कोई अधिकार न होते हुए भी जनता की जलालत को झेलता है और फिर वहां काम करता है, फिर अपनी बात को रखने के लिए आता है। उन परिस्थितियों में भी वह जिस बात को बोलता है तो उसका सम्मान भी हो और फिर उसको हम भेजें। सरकार के पक्ष में भी हमें सरकार के स्तर पर भी इस बात को कहूंगा कि अलग अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जिन विभागों से संबंधित वो मुद्दे हैं और जिनको लेकर के माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर से आपका इस सदन को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, अपने सभी दलीय नेताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि सदन की गरिमा को हम इसी रूप में बना के रखेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर मंजू शिवाच। महोदय,